आदर्शवाद भाग 3। मैं कौशल कुमार सेन, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बाबू शोभाराम, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। आदर्शवाद के इस तीसरे भाग में हम उग्र आदर्शवादी विचारक हीगल और उदार आदर्शवादी विचारक टी एच ग्रीन का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम आदर्शवादी विचारक हीगल का अध्ययन करते हैं। हीगल, जैसा हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, उग्र आदर्शवादी विचारक हैं। हीगल के अनुसार इस सृष्टि का सार्वभौमिक तत्व विश्वात्मा है। राजनीतिक दर्शन के इतिहास में ही हीगल को प्राय ऐसे विचारक के रूप में याद किया जाता है जिसने एक ओर इतिहास की आदर्शवादी व्याख्या की है और दूसरी ओर राज्य को पृथ्वी पर सर्वोच्च शक्तिमान तथा नैतिकता का स्वरूप सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। विद्यार्थी ध्यान देंगे कि उग्र आदर्शवाद, जैसे मैंने पूर्व इससे पहले अंक में बताया था कि इसे उग्र आदर्शवाद इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ राज्य सर्वशक्तिमान है। क्योंकि हीगल सब जगह विश्वात्मा को व्याप्त मानता है और राज्य को भी विश्वात्मा का ही रूप मानता है। इसलिए उसके आदेशों का पालन करना हमारे लिए जरूरी है। उसी में व्यक्ति का हित है, उसी में उसकी स्वतंत्रता निहित है। अतः राज्य कोई भी आदेश दे, व्यक्ति उसका पालन करे। इसलिए इस आदर्शवाद को उग्र आदर्शवाद कहते हैं। अब है हीगल की द्वंद्ववादी पद्धति। हीगल ने अपने समस्त राजनीतिक दर्शन को द्वंद्वात्मक पद्धति से समझाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार मनुष्य की चेतना या विश्वात्मा विकास करती है। तो हीगल ने इस पद्धति को प्राचीन यूनानी विचारक सुकरात से ग्रहण किया है, जिसे वाद और प्रतिवाद के द्वारा सत्य ज्ञात करने की पद्धति के रूप में अपनाया गया। किंतु हीगल ने माना कि वाद और प्रतिवाद के बाद पूर्ण सत्य के रूप में एक ऐसा पक्ष उभर कर आता है जिसे संवाद कहा जाता है। विद्यार्थियों को बता दूं कि द्वंद्वात्मक पद्धति वाद और प्रतिवाद की ऐसी पद्धति है जिसको सुकरात ने, उसके शिष्य प्लेटो ने अपनाया था, जहां तर्क वितर्क के माध्यम से सत्य पर पहुंचा जाता है। हीगल ने इस पद्धति को सुकरात से ग्रहण किया और इसे वाद प्रतिवाद के साथ एक तीसरी अवस्था, जिसे वो संवाद कहते हैं, तक पहुंचाया। और इस प्रकार वो वाद प्रतिवाद और संवाद के माध्यम से अपनी द्वंद्वात्मक पद्धति को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। और वो कहते हैं कि आगे चलकर वाद संवाद के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, फिर उसका प्रतिवाद आता है और अंत में फिर वाद एवं प्रतिवाद से तीसरे पक्ष पर कर आता है, जिसे संवाद कहते हैं। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। वाद प्रतिवाद और संवाद की इस पद्धति को समझें कि हीगल कहते हैं कि सबसे पहले वाद आता है। जैसे मान लीजिए कोई वक्ता किसी विषय के एक पक्ष को सत्य के रूप में प्रस्तुत करता है, तो यहां उसे वाद कहा जाता है। कोई दूसरा वक्ता उसी विषय के दूसरे पक्ष को ऐसे सत्य के रूप में प्रस्तुत करता है जो पहले वक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए सत्य से विपरीत प्रकार का सत्य होता है, जिसे यहाँ प्रतिवाद कहा जाता है। इस प्रकार
प्राप्त वाद एवं प्रतिवाद की पारस्परिक बहस, जिसे हम संघर्ष कह सकते हैं, के बाद उस विषय के बारे में एक ऐसा पक्ष उभर कर सामने आता है जिसे सभी एक पूर्ण सत्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, जिसे यहाँ संवाद कहा जाता है। अर्थात वाद और प्रतिवाद में परस्पर बहस के बाद सत्य के तीसरे अंश निकल के आता है। सत्य जो संश्लेषण की स्थिति है, जो वाद और प्रतिवाद में के दोनों के गुण जिसमें पाए जाते हैं, और उसे संवाद कहा जाता है। कुछ समय बाद यह अनुभव किया जाता है कि संवाद द्वारा प्राप्त सत्य वास्तव में पूर्ण एवं अंतिम नहीं है। इस स्थिति में पुनः सत्य की खोज के लिए वाद विवाद अर्थात तर्क वितर्क की पद्धति अपनाई जाती है। इस प्रकार पहले से प्राप्त संवाद को ही एक वक्ता वाद के रूप में प्रस्तुत करता है, दूसरा वक्ता इसका विरोध करते हुए प्रतिवाद प्रस्तुत करता है। अब वाद एवं प्रतिवाद के पारस्परिक बहस से पुनः एक नए संवाद की प्राप्ति होती है, जिसे सभी एक पूर्ण व अंतिम सत्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। द्वंद्वाद पद्धति के अनुसार भविष्य में यह संवाद पुनः एक वाद का रूप धारण करता है और सत्य की खोज का कार्य पूर्ववत चलता रहता है। ये सत्य पर पहुंचने की एक पद्धति, जिसके द्वारा वाद से प्रतिवाद पैदा होता है, प्रतिवाद और प्रतिवाद के परस्पर संघर्ष से संवाद आता है। फिर कुछ समय पश्चात अनुभव किया जाता है संवाद में भी पूर्ण सत्यता नहीं है, तो ये आगे चलकर फिर वाद बनता है, फिर इसका प्रतिवाद पैदा होता है, फिर दोनों का संश्लेषण होता है, संवाद आता है। इस प्रकार ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। द्वंद्ववाद की पद्धति उसके इतिहास के विकास की व्याख्या की पद्धति है। हीगल की प्रमुख मान्यताएं: पहला, सृष्टि का मूल प्रत्यय तत्व सृष्टि का मूल तत्व प्रत्यय है, विचार है, जिसे विश्व चेतना भी कहा जा सकता है। हीगल इसे विश्वात्मा कहता है और कभी कभी इसे प्रत्यय, विवेक, आत्मा या दैवीय बुद्धि भी कहा जाता है। दूसरा, संपूर्ण जड़ चेतन सृष्टि का संपूर्ण इतिहास प्रत्यय अर्थात विचार के विकास की अभिव्यक्ति का इतिहास है। जो वास्तविक है वही विवेकपूर्ण है और जो विवेकपूर्ण है वही वास्तविक है। तीसरा, प्रत्यय की कुछ आधारभूत विशेषताएं हैं। यह अपनी प्रकृति से सक्रिय, चेतन, प्रज्ञावान, विवेकपूर्ण, पूर्ण सामर्थ्यवान, पूर्ण शक्तिशाली, स्वतंत्र तथा विकासशील है। चौथा, विश्वात्मा का मूल उद्देश्य है स्वचेतना का पूर्ण विकास करना। अगला है, संपूर्ण जनवादी पद्धति के 3 अंग हैं। संपूर्ण द्वंद्ववादी पद्धति के 3 अंग हैं: वाद, प्रतिवाद और संवाद। हीगल के अनुसार विश्वात्मा का विकास 2 स्थानों पर होता है: भौतिक स्तर पर और आध्यात्मिक स्तर पर। विश्वात्मा का भौतिक स्तर पर सर्वप्रथम विकास जड़ जगत के रूप में, जड़ जगत से तात्पर्य जो चलायमान नहीं है उनमें, फिर वनस्पति के रूप में तथा उसके बाद मनुष्य के रूप में हुआ।
भौतिक स्तर पर मनुष्य विश्वात्मा की पूर्ण एवं अंतिम अवस्था है। इसके साथ ही भौतिक स्तर पर विश्वात्मा का विकास रुक जाता है और यह स्वचेतना का विकास आध्यात्मिक स्तर पर करती है। आध्यात्मिक स्तर पर विश्वात्मा के विकास का अर्थ है कि अब विश्वात्मा सामाजिक संस्थाओं के रूप में विकसित होती है, जो अपनी प्रकृति से अमूर्त, मानसिक व नैतिक होती हैं। आध्यात्मिक स्तर पर विश्वात्मा सर्वप्रथम परिवार के रूप में, फिर समाज के रूप में और अंत में राष्ट्र राज्य के रूप में विकसित होती है। भौतिक स्तर पर मनुष्य विश्वात्मा के विकास की अंतिम अवस्था है और आध्यात्मिक स्तर पर राष्ट्र राज्य, क्योंकि राष्ट्र राज्य विश्वात्मा की स्वचेतना के विकास की अंतिम व पूर्ण अवस्था है। अतः हीगल निष्कर्ष निकालता है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। हीगल इस प्रकार की हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर हमने कुछ निष्कर्षों का अध्ययन किया और अब हीगल की स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा, जैसा कि हमने पूर्व में पढ़ा है कि उसने व्यक्ति की स्वतंत्रता पर केवल राज्य की दृष्टि से विचार किया है। व्यक्ति सही मायने में पूर्ण स्वतंत्र तभी हो सकता है जब वह पूर्ण विश्वास व आस्था के साथ राज्य के आदेशों का पालन करता है। राज्य के आदेश व कानून कभी भी स्वतंत्रता के विरोधी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि राज्य एवं स्वतंत्रता का मूर्त व यथार्थ रूप होता है। राज्य के माध्यम से विश्वात्मा के विवेक का पालन करना ही व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता होती है। सही मायने में वो राज्य को विश्वात्मा के रूप में मानते हैं। ये राज्य विश्वात्मा के रूप में पृथ्वी पर आया है, अतः उसके आदेशों का पालन सभी के लिए आवश्यक है। उसके आदेशों के पालन में सभी का हित निहित है। इसी प्रकार हीगल के राष्ट्र राज्य पर विचार है कि राज्य की उत्पत्ति, जैसे हमने अभी देखा था कि विश्वात्मा सबसे पहले जड़ वस्तुओं में, फिर अविकसित जीवों में, फिर वनस्पति और अंतिम मनुष्य में प्रदर्शित होती है और मनुष्यों से मिलकर राज्य बनता है। तो राज्य विश्वात्मा मनुष्य के प्रत्येक मनुष्य में कुछ न कुछ अंश अपने शरीर का कोई ना कोई अंश रखती है। तो जब वो सभी मनुष्य राज्य के रूप में जुड़ते हैं तो विश्वात्मा के रूप में तो राज्य दिखाई देता है। तो राज्य की उत्पत्ति संबंधी ये विचार। जो दूसरा, राज्य साध्य है, व्यक्ति साधन है, क्योंकि राज्य विश्वात्मा का रूप है, अतः व्यक्ति उसके साधन मात्र हैं। राज्य और स्वतंत्रता का संबंध यही है कि राज्य व्यक्ति के आदेशों का पालन करे, इस प्रकार हीगल के ये उग्र आदर्शवादी विचार, जिनका अध्ययन हमने संक्षिप्त रूप से किया। अब है दूसरे आदर्शवादी विचारक टी.एच. ग्रीन। थॉमस हिल ग्रीन ब्रिटिश प्रत्ययवादी या आदर्शवादी विचारक हैं, जिनकी गिनती नव हीगलवादी दार्शनिकों में की जाती है। किंतु उसका समस्त प्रत्ययवादी दर्शन अपनी प्रकृति से हीगल की तुलना में कांट के अधिक निकट है। उसके चिंतन पर ब्रिटिश उदारवादी परंपरा का भी पर्याप्त प्रभाव दिखाई देता है। वास्तव में ग्रीन उदार आदर्शवादी विचारक है,
और उसने अपने दर्शन में राज्य की महानता के साथ व्यक्ति की स्वतंत्रता का उचित तालमेल स्थापित करने की चेष्टा की है। ग्रीन इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर था और एक महान चिंतक भी था, किंतु उसने अपनी संपूर्ण विचारधारा के प्रतिपादन के लिए कोई पुस्तक नहीं लिखी। उसके समस्त विचार उसके द्वारा दिए गए विभिन्न व्याख्यानों में मिलते हैं। उसकी मृत्यु के बाद उसके शिष्यों तथा प्रशंसकों ने इन व्याख्यानों का संकलन कर उन्हें प्रकाशित किया और उसकी प्रमुख रचनाएं थी लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस। ग्रीन नव हीगलवादी विचारक था। ग्रीन की प्रमुख पुस्तक लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन महत्वपूर्ण है। इसमें वह प्रतिपादित करता है कि शाश्वत चेतना के फलस्वरूप सामाजिक चेतना का प्रादुर्भाव होता है और तत्पश्चात राज्य की उत्पत्ति होती है। अर्थात राज्य की उत्पत्ति के पीछे शाश्वत आत्म चेतना की भावना, जो मानवीय चेतना को सामाजिक हित के विचारों से परिपुष्ट करती है। मानवीय चेतना इस सामाजिक हित की पूर्णता के लिए सदा प्रयत्नशील रहती है। चेतना से राज्य की उत्पत्ति होती है। हम ग्रीन के इस कथन से ज्ञात कर सकते हैं कि मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता में अधिकार निहित है और अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य आवश्यक है। अपने ग्रंथ में ग्रीन ने बताया कि समस्त सृष्टि का आधार चेतना है, जिसे वह डिवाइन स्पिरिट या दैवी आत्मा कहता है। व्यक्ति इस दैवी आत्मा का ही एक अंश है। व्यक्ति में पाई जाने वाली आत्म चेतना भी दैवी आत्मा की देन है। ग्रीन ने अपने चिंतन में मानवीय चेतना एवं राज्य के पारस्परिक संबंध को आदर्शवादी तर्क पद्धति से प्रकट किया है और उसका निष्कर्ष है कि राज्य स्वयं साध्य नहीं है, अपितु व्यक्ति के नैतिक जीवन की वृद्धि का एक साधन है। ग्रीन के प्रमुख राजनीतिक विचार देखिए, मनुष्य की चेतना, जिसे वह दैवी आत्मा कहता है, वह उसे उसकी सामाजिक चेतना की विकास करती है और राज्य की उत्पत्ति का कारण बनती है। तो ग्रीन के अनुसार मनुष्य की चेतना राज्य की उत्पत्ति करती है। ग्रीन के प्रमुख राजनीतिक विचार, जिनमें पहला है राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है। ग्रीन के समय में यह विचार पर्याप्त प्रचलित था कि राज्य की उत्पत्ति भौतिक शक्ति से हुई है और उसका अस्तित्व भी भौतिक शक्ति पर आधारित है। ग्रीन ने इस मत का खंडन किया और इस विचार को प्रस्तुत किया कि व्यक्ति की चेतना में ऐसी आधारभूत विशेषताएं हैं जिसके कारण राज्य की उत्पत्ति होती है और राज्य का अस्तित्व भी कायम रहता है। उसका मत है कि राज्य की उत्पत्ति स्वयं मानव की इच्छा से हुई है और मानव इच्छा ही राज्य का वास्तविक आधार है। ग्रीन का मानव इच्छा से अर्थ मानव की नैतिक चेतना युक्त इच्छा से है। इस संबंध में उसके तर्क हैं कि राज्य की आज्ञा का पालन वह नहीं है। ग्रीन कहते हैं कि जो भी लोग राज्य की आज्ञा का पालन करते हैं वो कभी भय से नहीं करते, राज्य के डर से नहीं करते। क्योंकि उन्होंने कहा कि पुलिस और सेना के जैसे शक्तिशाली संगठन भी राज्य की आज्ञा का पालन करते हैं। अतः इससे यह सिद्ध होता है कि राज्य के पालन का आधार शक्ति के अलावा और कोई तत्व है।
शक्ति राज्य का स्थायी आधार नहीं है। इस इतिहास से ज्ञात होता है कि जिन शासकों ने शक्ति को राज्य का स्थायी एवं वास्तविक आधार मानने की भूल की है, उनका राज्य ही समाप्त हो गया। तीसरा, शक्ति मात्र एक साधन है। ग्रीन के अनुसार शक्ति व राज्य का संबंध तो है, किंतु शक्ति को राज्य का आधार नहीं माना जा सकता, क्योंकि इस स्थिति में शक्ति राज्य का साध्य भी बन जाएगी, तो उचित नहीं है। ग्रीन का मत है कि शक्ति राज्य का साधन होती है। ग्रीन कहते हैं कि राज्य का आधार इच्छा है। ग्रीन ने राज्य का आधार इच्छा को माना है। या ग्रीन की इच्छा से अर्थ नैतिक इच्छा से है। इच्छा से राज्य की उत्पत्ति होती है। राज्य का वास्तविक आधार इच्छा ही है। मानव प्रकृति मानव मूलतः नैतिक प्राणी है, क्योंकि मानव में स्थित दैवी आत्मा का अंश उसे सदैव अच्छाई की ओर प्रेरित करता है। मानव एक सामाजिक प्राणी है, क्योंकि अपनी प्रकृति से सभी मानव मूलतः नैतिक प्राणी है, तो उनके बीच सामान्य नैतिक सिद्धांत तथा सामान्य नैतिक हित भी पाए जाते हैं। वस्तुतः नैतिक सिद्धांतों तथा नैतिक हितों की इस सामान्यता के आधार पर ही समाज की उत्पत्ति होती है। मानव प्रकृति में स्वतंत्रता की कामना निहित है। प्रत्येक मानव मूलतः नैतिक प्राणी है और अपनी इस प्रकृति के अनुसार ही अपना पूर्ण नैतिक विकास चाहता है, किंतु ऐसा पूर्ण विकास करने के लिए मानव को अपनी नैतिक चेतना के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता प्राप्त हो। अपने इस तर्क के आधार पर ग्रीन यह निष्कर्ष निकालता है कि एक सामाजिक प्राणी के रूप में मानव की नैतिक चेतना स्वतंत्रता की कामना करती है। इस प्रकार स्वतंत्रता की कामना स्वयं मानव प्रकृति का एक अनिवार्य अंग है और स्वतंत्रता के लिए अधिकार आवश्यक है। स्वतंत्रता तब तक अर्थहीन होती है जब तक कि उसे अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं हो जाती। यह कार्य समाज द्वारा किया जाता है। समाज ही व्यक्ति की स्वतंत्रता संबंधी किसी भी मांग को अधिकार के रूप में मान्यता देता है। अतः ग्रीन कहते हैं कि जो हमने इनकी कोटेशन पढ़ी थी, मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता में अधिकार नहीं थे और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। यहाँ विद्यार्थी ध्यान देंगे कि ग्रीन राज्य की उत्पत्ति चेतना से मानते हैं, इसलिए चूंकि चेतना की बात करते हैं इसलिए वो आदर्शवादी हैं। बाकी ग्रीन हर चीज़ में उदारवाद के ज़्यादा निकट हैं और वह कुछ मामलों में राज्य के प्रतिरोध का अधिकार भी व्यक्ति को देते हैं। कुछ ऐसे कार्य भी बताते हैं जो राज्य को करने चाहिए, वो राज्य के चाहे निषेधात्मक कार्यों जैसे सबसे पहले हम राज्य के ऐसे कार्यों के बारे में जिक्र करेंगे जिन्हें ग्रीन बताते हैं कि वो राज्य के निषेधात्मक कार्य, अर्थात वह व्यक्तियों को ऐसे कार्य करने से रोक सकता है। जैसे पहली जो बाधा अशिक्षा व अज्ञान की है, वह अनिवार्य शिक्षा न होने से बच्चे अज्ञानी रहते हैं। दूसरा, मद्यपान बुराई थी तो ग्रीन के अनुसार शराब का नशा भी अज्ञान की तरह मनुष्य की नैतिक जीवन में बाधक है। दरिद्रता मूल कारण दूषित भूमि व्यवस्था थी उस समय, तो उस कारण दरिद्रता थी, तो इस बाधा को दूर करने के लिए राज्य द्वारा जमींदारी प्रथा के उन्मूलन का कदम उठाया जाना चाहिए। तो आदि चीज़ें ग्रीन ने निषेधात्मक रूप में बताई जो राज्य को करनी चाहिए दूर करने के लिए, और व्यक्ति को भी राज्य के प्रतिरोध का अधिकार कुछ मामलों में दिया है, जैसे राज्य के किसी नियम का संदेहपूर्ण होना।
दूसरा, राज्य के कानून अत्याचारपूर्ण और मानवीय गरिमा के विरुद्ध हों। तीसरा, शासन की समूची व्यवस्था में भ्रष्टाचार फैल जाए। चौथा, यदि राज्य उन कार्यों का संपादन न करे जिनसे व्यक्ति का नैतिक विकास होता हो, जैसे उदाहरणार्थ राज्य शिक्षा का प्रबंध न करे, मद्य निषेध लागू न करे, तो व्यक्ति को उसका विरोध करने का अधिकार है। इसी प्रकार यदि राज्य अनुचित व अन्यायपूर्ण कानून बनाए तो व्यक्ति उसका विरोध कर सकता है। इस प्रकार ये उदार आदर्शवादी ग्रीन के विचार थे जिनका अध्ययन हमने किया। धन्यवाद।